हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे परिवार, यानी कि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश यानी एमपी की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 होने वाली है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि परिवार क्या होता है। ठीक है, हमारा इससे पहले का जो लेक्चर था परिवार क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि परिवार और समाज में सह संबंधी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार में जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे अगर देखें किशोर किशोरियां हों, ठीक है, या फिर हम देखें विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हों, ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनके प्रति परिवार की सदस्यों की क्या जिम्मेदारी होती है ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। और जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर उन्हें वर्ग 3 की तैयारी करनी है। ठीक है, और मैं मेनली यहाँ पर अभी आपको एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार, तो हमने देखा था परिवार क्या है। परिवार के अंतर्गत हम उस समूह को बोल सकते हैं जिसमें कि पति पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित हो। कैसे बच्चे? अविवाहित बच्चे। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? परिवार बन जाता है। परिवार कई प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होते हैं? जिसको हम बोल सकते हैं कि जॉइंट फैमिली, जो प्रायः गाँव में देखने को मिलती है, और जो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार जो प्रायः शहरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो परिवार कई प्रकार के होते हैं। अगर देखें तो मातृसत्तात्मक परिवार भी होते हैं जिसमें माता की चलती है। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं जिसमें कि पुरुषों की या पिता की चलती है। ठीक है, इस तरीके से परिवार को और भी कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। फिर हम बात करेंगे आज हम कि परिवार और समाज में क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले तो हम संबंध की बात करते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध। अब क्या है, कोई लड़की जो है विवाह होके किसी घर में आ रही है वधू के रूप में, तो जो वर पक्ष है उसका वधु पक्ष के लोगों से जो संबंध बनता है वो क्या होगा? वैवाहिक संबंध होगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड रिलेशनशिप भी होती है, रक्त संबंध भी होते हैं, जो कि रक्त के आधार पर मतलब एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में ब्लड ग्रुप के थ्रू कनेक्शन रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रक्त संबंधी कहलाते हैं। जैसे हमारे बुआ, हमारे चाचा, हमारे अगर बात करें तो मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, ये क्या है? हमारे ब्लड रक्त संबंधी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि मेरी भाभी के भैया, तो वो कौन है? मेरे मतलब वैवाहिक संबंध के आधार पर। ठीक है, तो मेरे कौन है? संबंधी है। ठीक है, मेरे भाभी के मम्मी पापा, तो वो मेरे कैसे संबंधी है कि मेरे भाई की मेरे भाभी से शादी हुई और वो हमारे वैवाहिक संबंध के आधार पर संबंधी है। ठीक है, तो ये संबंध ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे परिवार और समाज में क्या संबंध है। तो देखो, बात करें परिवार, तो परिवार जो है वो किसकी इकाई है? समाज की ही लघु इकाई, क्योंकि व्यक्ति मिलकर परिवार और परिवार मिलकर समाज का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार ही समाज की लघु इकाई है। परिवार में ही बालक का सामाजिकरण होता है। ठीक है, परिवार में क्या होता है? बालक का सामाजिकरण होता है, विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखता है, परिवार के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, जैसा आचरण उसके बड़े बूढ़े करते हैं वैसे ही आचरण कौन करता है? बालक करता है। ठीक है, तो परिवार ही क्या? समाज की लघु इकाई है, यानी परिवार से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। जब कई परिवार मिलते हैं तो समाज बनता है। हम बोलते हैं ना, वो हमारे समाज के लोग, वो हमारे समाज के लोग, यानी कि एक जैसे परिवार जब मिले तब एक समाज का निर्माण हो गया। तो परिवार ही समाज की लघु इकाई है। परिवार में ही बालक का सामाजिकरण होता है, अर्थात जैसा व्यवहार आचरण उसके घर के अन्य करते हैं, बड़े करते हैं, वैसे ही आचरण क्या करता है? बालक या बालिका भी करती है। फिर बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति बालक के सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। जैसा स्टेटस होगा किसी की फैमिली का, XYZ जो भी है उसकी फैमिली का जैसा स्टेटस होगा समाज में, तो उसकी स्थिति भी उसके अगर देखें तो बालक या बालिका के सामाजिक विकास को क्या करेगी? प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये क्या है? परिवार और समाज में कोरिलेशन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कोरिलेशन किसके बीच में है? फैमिली, कोरिलेशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा इसके बारे में। तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। और समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों के आपसी संबंधों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वो हमारा समाज है, यानी कि उस समाज में हमारे बुआ होंगे, हमारे चाचा होंगे, ठीक है, हमारा एक दूसरे से संबंध होगा, हमारे सगे संबंधी होंगे। तो क्या बात करें कि मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण व्यक्तियों के आपसी संबंधों के द्वारा ही होता है। संबंधों के अभाव में अगर हम बात करें तो समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो इस समाज से ही होती है, और समाज ही नहीं होगा। ठीक है, जब संबंध नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा, और उस व्यक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते संबंधों के अभाव में। ठीक है, जो व्यक्ति है वो संबंधों के द्वारा ही समाज का निर्माण करता है।
है तो संबंधों के अभाव में हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति से ही क्या बनता है, जब कई व्यक्तियों का समूह, ठीक है, जिसमें पति पत्नी भी हो और बच्चे भी हो, वो बनाता है परिवार। तो और परिवार से मिलकर बनता है समाज, यानी कि व्यक्तियों के अभाव में समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किसका कथन था? अरस्तु का कथन था। ये एथेंस के निवासी थे, ठीक है, एक दार्शनिक थे यूनान के, और ये इनका कथन था। इन्होंने परिवार यानी व्यक्ति और समाज के बारे में जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको बताया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि परिवार का महत्व क्या होता है, ठीक है, परिवार में संबंधों का महत्व, परिवार में संबंधों का महत्व क्या है। तो देखो, अगर परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध कैसे होंगे, काफी मजबूत होंगे। तो मजबूत कब होंगे? तो वो परिवार कैसा होगा? सुखी परिवार होगा। कैसा परिवार होगा? सुखी परिवार होगा। और संबंध कब मजबूत होंगे? जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जब भावनाओं को समझेंगे तो अगर कोई बंदा दुखी है परिवार में तो क्या होंगे? वो समझ जाएंगे कि ये दुखी है, इसे किसकी आवश्यकता है, ठीक है, तो वो उसके दुख में शरीक होंगे। सुख, अगर कोई खुश है, खुशी है परिवार में, तो सब उस खुशी में शरीक हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो ऐसा परिवार क्या होगा? सुख शांति से रहेगा हमेशा, ठीक है, मिलजुल कर रहेगा। यदि सब लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो ऐसा परिवार जो होगा वो कैसा होगा? सुखी परिवार होगा, ठीक है। समाज में क्या होगा? जब सुखी परिवार होगा तो समाज में भी उसकी स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी, ठीक है। और बात करें अगर हम, तो परिवार में सब लोग अपनी क्या जिम्मेदारियों को निभाएं, ठीक है, सब एक दूसरे की मदद करें, ठीक है, तो संबंध कैसे होंगे? मजबूत होंगे। कैसे होंगे? मजबूत होंगे। और यदि किसी बात पर कोई मनमुटाव हो भी जाता है तो उनका निपटारा कैसे करें? बातचीत करके करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो जो संबंध है वो क्या हमारे बिगड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? संबंधों का हमारे परिवार में क्या महत्व है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार में हम विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी देखभाल और हमारी उनके प्रति क्या संवेदनशीलता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं बुजुर्गों के प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता है और परिवार के लोगों को उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है उसमें ये मेंशन है। हमारा परिवार हमारे मित्र, उसके अंदर सब टॉपिक है। क्या है? परिवार में सदस्यों की देखभाल। और किन की देखभाल? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं परिवार के द्वारा, परिवार में बुजुर्गों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, ठीक है, परिवार में बुजुर्गों की देखभाल। ये देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो परिवार होता है, ठीक है, परिवार, जो हमारा वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हो ना, वो इससे पहले हमारी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी और उसमें सारे वीडियो डालूंगी, तो इससे पहले 1-2 वीडियो डाल चुके हैं तो वो स्टार्टिंग से देख लें, ठीक है। खासकर इसके पहले वाला वीडियो तो देखें तो हमको अच्छे से समझ में आएंगे परिवार क्या होता है, मैकाइवर ने क्या कहा था परिवार के बारे में, पेज ने क्या कहा था, परिवार के कार्य क्या होते हैं, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो परिवार क्या है, अगर हम देखें तो परिवार में क्या होता है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। आप अपने घर में ही देख लीजिए, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन तो मान लो उनमें अंतर है। अगर कोई ट्विंस ही है, जुड़वा है, ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं किसी के, तो उनमें भी अंतर होगा। क्या अंतर होगा? बुद्धि में भी अंतर होगा दोनों की। एक अच्छे नंबर से ला रहा होगा तो दूसरे के नंबर कम आ रहे होंगे, होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। अब अपने घर पे ही देख लीजिए, एक ही कक्षा में सब लोग, यानी कि घर से छोड़िए, आप ऐसे ही देख लीजिए नॉर्मल कि एक कक्षा में सब लोग पढ़ते हैं, टीचर सबको एक सा पढ़ाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भेदभाव करता हो, किसी को ज़्यादा पढ़ा देता हो, लो भाई तुम ज़्यादा पढ़ लो, तुम कम पढ़ लो, ऐसा तो नहीं है, सबको एक जैसा पढ़ाता है। लेकिन क्या, जैसे मैं ही पढ़ा रही हूँ, एक जैसा पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पता कौन कौन देख रहा है, लेकिन जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, किसी के दिमाग में ज़्यादा घुस रहा होगा, किसी के में नहीं घुस रहा होगा, कोई कह रहा होगा पता नहीं मैडम क्या क्या बोल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घुस रहा होगा। तो मतलब सबके में अगर देखें तो सबका जो विकास है वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सभी जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसी में कुछ क्षमता होती है, किसी में कुछ क्षमता होती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ जो किसी और को लग रही है। तो हम परिवार में देखें तो परिवार में सभी सदस्य क्या होते हैं? असमान होते हैं। क्या क्या होते हैं परिवार में? आप देखो, परिवार में बड़े बूढ़े भी होते हैं, ठीक है, उसको हम बुजुर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं। परिवार में क्या होते हैं? हमारे बच्चे भी होते हैं। परिवार में क्या होते हैं? किशोर किशोरियाँ भी होते हैं, ठीक है, मैं किशोर अकेला लिख रही हूँ, चलो किशोरियाँ भी लिख लेती हूँ, नहीं तो किशोरियाँ नाराज हो जाएंगी। परिवार में क्या होते हैं? किशोर किशोरियाँ होते हैं। परिवार में क्या होती है? महिलाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। और परिवार में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष आवश्यकता जिनको होती है, ठीक है, अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, शारीरिक और
मानसिक रूप से कैसे बच्चे, विकलांग, विशेष आवश्यकता होती है इनको, विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड होती है हम लोग, ठीक है, इनकी देखभाल की। तो ये इस तरीके से हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये लोग होते हैं, पुरुष भी होते हैं, पुरुष को नहीं भूलना चाहिए, ठीक, पुरुष भी होते हैं, ठीक। अब क्या है इसमें, अगर हम बात करें, ये नॉर्मल बच्चे हो गए, ठीक है, ये हमको इतना नहीं देखना है कि नॉर्मल बच्चों की हमको देखभाल कैसे करनी चाहिए। पुरुष महिलाओं का भी नहीं देखना कि इनकी देखभाल हमको कैसे करनी चाहिए। हमको मेनली किसको देखना है, फोकस करना है, ठीक है, किसको देखना है, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसमें मेनली क्या दिया है कि बुजुर्गों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, किशोर किशोरियों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग लोग हैं उनकी हमको देखभाल किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, किसकी, बुजुर्ग की, किशोर किशोरियों की, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, और लास्ट में क्या, बीमार। अब बीमार में कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे नॉर्मल, ठीक है, कोई भी बीमार है, बुजुर्ग भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग तो है ही, और किसी कोई बीमारी भी हो एक्स्ट्रा और लग गई तो वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना क्या क्या है, हमको पढ़ना है किसकी देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, किशोर किशोरियों की देखभाल, शारीरिक मानसिक रूप से जो विकलांग है यानी कि हम बोल सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको स्पेशल नीड होती है केयर की, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उनकी देखभाल, ठीक है। तो इस बार हम लिख सकते हैं, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, क्या बोल सकते हैं इनको, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, सिलेबस में मेंशन है इसी तरीके से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, इनकी देखभाल और बीमार की देखभाल, ये हमको 4 पढ़ना है बस, 1 2 3 4, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बुजुर्ग की। तो बुजुर्ग क्या होता है, देखो बुजुर्ग क्या होते हैं, बुजुर्गों की देखभाल क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें हमारे ओवरऑल जो जनसंख्या है ना भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में 65 वर्ष की आयु से जो अधिक लोग हैं उनका अगर हम टोटल जनसंख्या से अनुपात देखें, रेशियो, तो लगभग कितना है, 6% है, ठीक है। अब इस आयु वर्ग के लोग जो हैं वो क्या है, आपको विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शारीरिक दृष्टि से क्या होंगे, कमजोर होंगे, कुछ क्या होंगे, मानसिक दृष्टि से भी कमजोर होंगे, ठीक है, कुछ की कुछ कार्य क्षमता प्रभावित हो गई होगी, ठीक है। तो हमारे देश में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी हमको क्या देखभाल की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति, ठीक है, जब बुजुर्ग हो जाता है विभिन्न प्रकार की अवसादों में घिरा हुआ रहता है। एक तो वो रिटायर हो चुका होता है, ठीक है, किससे, जो सरकारी जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है उससे, और विभिन्न परिस्थितियों से भी जूझते जूझते वो उसका शरीर भी थक चुका होता है, ठीक है। तो रिटायरमेंट की अवस्था ही समझ लो होती है ये, ठीक है, हर चीज़ से वो रिटायर हो चुका होता है, अपने लड़के बच्चों का विवाह कर चुका होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोझ समझा जाने लगता है, ठीक है, उसका अगर देखें तो एक तरीके से निगलेक्ट करते हैं सब लोग, ठीक है। उसकी आवश्यकताएं क्या है, भाई व्यक्ति है तो उसकी भी आवश्यकताएं होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अगर वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुका है या वृद्ध है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं नहीं होंगी, ठीक है, उसका किसी चीज़ के लिए मन नहीं करता होगा, ठीक है, उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, उसको भी पोषण युक्त खाने की, आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका शरीर भी, तो वो भी कैसा है, लिविंग है, ठीक है। तो क्या है, हमारे जो भारतीय परिवार में हम भारत के ही पढ़ रहे हैं, आज भी अगर देखो तो बहुत सारे परिवारों में जब परिवार के लोग वृद्ध हो जाते हैं, माता पिता, तो उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, ठीक है, और जो लोग रहते भी हैं साथ में वो उनकी स्थिति का मतलब किस तरीके से उनको केयर करना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, उनको विभिन्न प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है अपने बच्चों के द्वारा, तो वो अवसाद में चले जाते हैं, ठीक है, अपमान सहते हैं, तो उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है तो कोई बीमारी नहीं भी होती तो भी उनको वो बीमारी हो जाती है, ठीक है। सोचते सोचते कि हम इन लोगों पर बोझ है, इससे बढ़िया तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, ठीक है, मेरी उम्र हो गई है क्या करना, ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं। तो परिवार में क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, परिवार में सबको जीने का हक है, सबको समान आहार भोजन पोषण का हक है, ठीक है। तो परिवार वही होता है जिसमें हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को आदर सत्कार दें, सम्मान करें, मन मुटाव ना हो किसी तरीके का, सबकी हेल्प करें, सबकी बातों को सुने, ठीक है, सबका आदर करें, पारिवारिक संबंध तभी मजबूत बनते हैं। तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए हमारी सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए, क्योंकि हमारी सरकार क्या हमारे समाज का ही एक अंग है, ठीक है, हमारा सरकार क्या हमारा ही तो प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो हम बात करें तो सरकार द्वारा कई प्रयत्न किए गए बुजुर्गों के लिए, क्या प्रयत्न किए गए, इनका बसों में और
ट्रेनों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है, इनके लिए सीटें रिजर्व की गई। अगर हम बात करें संतान से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? संतान से गुजारा भत्ता। अगर कोई संतान अपने माता पिता की केयर नहीं कर रही है तो माता पिता चाहे तो अपनी संतान से क्या प्राप्त कर सकते हैं? गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा वृद्ध लोगों के लिए पेंशन योजना चालू की गई, वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की गई, ठीक है। उनको आयकर में भी छूट दी गई है, ठीक है, इनकम टैक्स में भी वृद्ध लोगों के लिए छूट के प्रावधान किए गए हैं। बैंकों में और अगर हम बात करें डाक खानों में जो जमा धन है अगर वृद्धों लोगों के नाम है तो उस पर भी अगर देखें तो ब्याज अधिक मिलता है और छूट मिलती है। अगर वो लोग लोन लेते हैं किसी भी कार्य के लिए तो उनको शासन द्वारा छूट दी जाती है। तो ये क्या है? परिवार में बुजुर्गों की मतलब परिवार का समाज में बुजुर्गों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। और हमारे परिवार की जिम्मेदारी क्या है? परिवार के सदस्यों की कि वो बुजुर्गों को क्या दे? सम्मान दे, उनको पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराए, ठीक है, उनकी देखभाल करें, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, ठीक है, जिससे कि वो किसी प्रकार के मानसिक विकार से, ठीक है, अगर देखें तो उसकी चपेट में ना आ पाए, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति जो है शारीरिक कष्ट तो सह सकता है लेकिन मानसिक रूप से अगर वो कमजोर हो गया ना तो वो अधिक समय तक नहीं जी सकता। तो परिवार में बुजुर्गों की देखभाल हमने पढ़ ली। इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार में जो किशोर किशोरी होते हैं, ठीक है, उनकी सबसे पहले बीमारों की देख लेते हैं। परिवार में बीमारों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए? तो देखो, बीमार व्यक्ति, ठीक है, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको आर्थिक कष्ट होता है, साथ ही साथ उसको शारीरिक कष्ट भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षति भी होती है और आर्थिक क्षति भी होती है। और पैसा कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है बीमार, ठीक है। बीमारी को रोकने के लिए अगर हम देखें परिवार के सदस्यों द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो परिवार में बीमार की देखभाल, ठीक है, किसकी देखभाल? परिवार में बीमार की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं। देखो, परिवार में बीमार की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले मैं आपको ये पॉइंट बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो परिवार में हम बीमार की देखभाल कैसे कर सकते हैं? उसको भावात्मक सपोर्ट देखें। अगर कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति आपके परिवार में बीमार है तो आप उसको भावात्मक सपोर्ट दे सकते हैं। तनाव मुक्त रहने में उसको सहयोग प्रदान कर सकते हैं। पोषण युक्त आहार दे सकते हैं। चिकित्सक की जांच कराकर, नियमित रूप से डॉक्टर की जांच कराकर, डॉक्टर से कंसल्ट करके कि उसको हमें कैसे आहार देना चाहिए, कैसी दवाई देनी चाहिए, नकारात्मक बातों से दूर रख कर उसको, ठीक है। तो हम इन अगर बातों पर चलें तो हम अपने परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी देखभाल कर सकते हैं। अब एक करके अच्छे से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि एक उदाहरण लेती हूँ, कोरोना काल। कोरोना काल आया था ना, तो इसमें क्या था? थोड़ा सा भी अगर किसी को सर्दी जुकाम होता था तो उसको ऐसा लगता था कि उसको हो गया भाई कोरोना, ठीक है, क्योंकि आसपास के लोग भी अगर कोई खांस गया ना तो आसपास के लोग दूर भग जाते थे कि भाई इसको कोरोना हो गया, ठीक है। नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम भी हो गया तो भी, और व्यक्ति का क्या अपने मतलब अब साथ में चला जाता था कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे एम्बुलेंस आएगी पकड़ कर ले जाएगी, फिर पता नहीं वहाँ मेरे साथ क्या होता है, कहीं मैं भी ना मर जाऊँ। तो उसको कोरोना नहीं भी होता था ना तो भी वो गहरे अब साथ में चला जाता था और रियल में उसको कोरोना का फिर वायरस जो है वो उसको अपनी चपेट में ले लेता था। क्यों ले लेता था? क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी क्या थी? खराब होती आती थी। क्यों खराब होती आती थी? क्योंकि वो सोच में रहता था, ठीक है, इसी सोच में है, बार बार न्यूज़ देख रहा है, न्यूज़ में नकारात्मक बातें आ रही हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों को दफनाया गया, ठीक है, इतनी लाशों को दफनाया गया, इनको लेने इनके परिवार के लोग भी नहीं आए, ठीक है, तो ये लाशें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो उसमें ये नेगेटिविटी, उसमें नकारात्मक बातों को सुन सुन के उसके दिमाग में वही चलता रहता था, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का टेस्ट नहीं कराओ या वो न्यूज़ नहीं सुने ना, ये वाली उस समय की बात कर रही हूँ, तो अगर हल्का फुल्का कोरोना का इन्फेक्शन है भी तो वो सोचता था सर्दी जुकाम और वो सही हो जाता था। लेकिन थोड़ा सा भी मान लो कोरोना नहीं भी है किसी व्यक्ति को और उसने सोच लिया मुझे कोरोना है, तो वो सोचता जाएगा उसकी रियल में तबीयत खराब हो जाएगी। उसको कोरोना भले नहीं होगा लेकिन उसकी रियल में उसकी तबीयत खराब होती आएगी, क्योंकि वो कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाएगी, तो और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें परिवार में बीमार की देखभाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नकारात्मक बातों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब किसी को जुकाम हो गया हम कहते हैं भाई तुम्हें तो कोरोना हो गया, अब तो तुम गए, अब तो तुम राम को प्यारे हो गए, 3-4 दिन के मेहमान हो, अब दूर रहना, सब उससे दूर, सब बोले कि भाई अब दूर रहो हमसे, ठीक है, दूर रहो। थोड़ा सा भी है तो बोल देंगे कि है ना आपको कोरोना है, आप दूर रहो, आपको तो अस्पताल ले जाएंगे, किसी को टच मत करना, ये नहीं करना, ठीक है, अब तो कोरोना गया। अगर हम अभी भी ऐसा बोले तो क्या होगा? वो सोचने लगा कहीं रियल में मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, उसको ऐसा फील होने लगेगा,
तो क्या नकारात्मक बातों से अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे दूर रखना चाहिए, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप क्या कुछ नहीं 2-3 दिन का हल्का फुल्का जुकाम है, सही हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि अब कोरोना है ही नहीं, और हम अगर उसको ये बोल रहे हैं ना कि भाई तुमको कोरोना है, तुमको ये हो गया वो हो गया, तो नहीं होगा, वो तो सोचेगा, सोच के ही मर जाएगा। तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि नकारात्मक बातों से दूर रहें, ठीक है। चिकित्सक की जांच करें। अब देखो चिकित्सक की जांच भी जरूरी है, तभी तो हमको पता चलेगा कि उसको है क्या, किसको क्या बीमारी है। तो नियमित रूप से क्या चिकित्सक की जांच भी जरूरी है परिवार के सदस्यों द्वारा, ठीक है। व्यक्ति तो डरेगा कि कहीं मुझे ये ना निकाला है वो ना निकाला है, लेकिन परिवार के सदस्यों को चाहिए कि हाँ नहीं आपका जो भी है एक बार टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, और जो अगर कुछ निकलेगा भी तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं, तो उसको एक उम्मीद रहेगी कि नहीं मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे अगर कुछ होता है ना तो मेरे परिवार के लोग मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। तो चिकित्सक की जांच कराना नकारात्मक बातों से दूर कर, ठीक है। जिस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति बीमार है किसी भी आयु वर्ग का, पोषण युक्त आहार देकर, देखो जो पोषण युक्त आहार है ना वो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि पोषण युक्त आहार में व्यक्ति पोषण से भरपूर भोजन करता है, ठीक है। और पोषण से भरपूर भोजन जो है वो स्वस्थ रहने का एक सर्वोत्तम उपाय है, ठीक। तो बीमार व्यक्ति को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराकर समय समय पर उसके आहार का ध्यान रखकर, ठीक है। फिर अगर बात करें तनाव मुक्त रहने में सहयोग करके, अगर कोई व्यक्ति टेंशन में है ना तो समझ लो कि उसकी आधे से आधी उम्र ऐसे ही चली गई, ठीक है। क्योंकि वो ना कुछ कर पाएगा, ना कुछ सोच सकेगा, टेंशन में रहेगा, गुस्सा रहेगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा उसका बढ़ेगा, ठीक है। कोई काम में उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है, बीमार हो जाएगा, बीमार तो ही और बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो तनाव मुक्त रहने में उसको सहयोग करके, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि लाफ्टर थेरेपी होती है, ठीक है। इस तरीके से हम योगा के द्वारा, लाफ्टर थेरेपी के द्वारा उसको तनाव मुक्त रहने में सहयोग कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें, ठीक है। अगर किसी की तबीयत खराब है, बीमार है, तो कोई बात नहीं, उसको खिचड़ी दो, दलिया दो, ठीक है। ज़्यादा ऑयल मिर्च मसाले का भोजन मत दो, उसकी अगर देखें उसकी जैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सब लोग साथ में भोजन करें, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल रहता है और तनाव मुक्त व्यक्ति हो जाता है थोड़े समय के लिए। तो तनाव मुक्त रहने में सहयोग करके और उसको भावात्मक सपोर्ट करके, यानी कि कोई नहीं जो भी है हम आपके साथ हैं, तो उसको लगेगा क्या कि नहीं मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि भावनाओं के द्वारा इंसान ना किसी को भी जीत सकता है, ठीक है। दुश्मन को भी अपने भावनाओं के बल पर जीत सकता है वो, ठीक है। और अपने परिवार के साथ है ना सपोर्ट जब होता है ना तो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है, इसने में बंधा हुआ पाता है, तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए परिवार में अगर कोई बीमार है तो हमें इन बातों से दूर, मतलब उसको सपोर्ट देना चाहिए, तनाव मुक्त रहने में सहयोग करना चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना चाहिए, नियमित रूप से चिकित्सक की जांच करानी चाहिए, और नकारात्मक बातों से तो दूर रखकर हम उसकी देखभाल में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किशोरों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिवार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉपी पेन ले लेना और नोट करते जाना, ठीक है। आपको पूरी एनवायरमेंटल स्टडी की तैयारी मैं कराऊंगी, ठीक है, प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं किशोरों की देखभाल और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के साथ। गुड नाइट।